आज का हमारा अगला अध्याय है जिसमें इतिहास से संबंधित अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति और सामाजिक बदलाव, जिसमें सन 1750 से 1900 इस तरीके से औद्योगिक क्रांति में किस तरह का बदलाव हुआ और साथ ही साथ सामाजिक बदलाव किस तरीके से परिवर्तन आया, इसके बारे में आइए आगे चर्चा करते हैं और अध्ययन भी करते हैं इस अध्याय के बारे में। औद्योगिकीकरण के दौरान मजदूर जैसे जैसे कारखाने लगे और खदानें जैसे खुलने लगे, तो इसमें क्या हुआ था, गांव की जो बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में शहर की ओर अग्रसर हुए और आगे बढ़ने के साथ साथ वह नौकरी मिलने की संभावना भी रही और साथ ही साथ वह यह चाहते थे कि जैसे परिवार से संबंधित या दोस्ती, तो इस तरीके से वह क्या करते थे, काम की तलाश में शहर की ओर अग्रसर हुए। लेकिन किसी कारखाने में रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ तो उन्हें नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी। लेकिन इसमें ऐसा रहता है कि परिवार से संबंधित से दूर भी होना पड़ता है। सबके ऐसे जो सामाजिक संपर्क नहीं होते तो वे रोजगार की तलाश में क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को या हफ्तों भर क्या करना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि वह अपने घर को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाने के लिए उतावले या फिर उसके बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन वहाँ का रहन सहन किस तरीके से होगा, क्या उन्हें रहने के लिए घर उपलब्ध हो पाएंगे, इस तरीके से वह यह प्रयास करते रहते हैं। वह बेरोजगारी के कारण अनेक समस्याओं का भी सामना करते हैं। मजदूरों को शहरों की गंदगी बस्तियों में बिना किसी जो नगरीय सुविधा में रहना भी पड़ सकता है। इससे बीमारी या महामारी भी फैल सकती हैं, लेकिन बीमारी और गरीबी के कारण मजदूरों की औसत आयु जो है उन दिनों तक बहुत कम थी। जैसे कि क्या होता था, बहुत से उद्योगों में मौसमी काम की वजह से भी कामगार कभी बीच बीच में लंबे समय तक के लिए खाली बैठना पड़ता था, बेरोजगार भी हो जाते थे और काम का जो मौसम गुजर जाने के बाद फिर गरीब क्या करते हैं, दोबारा सड़क पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से यह मज़दूरों की स्थिति कभी सुधर जाती है तो कभी बिगड़ जाती है। कुछ लोग जाड़ों के बाद क्या करते हैं, गांव चले जाते हैं, जहां इस समय काम निकलने लगता था। तो वो क्या करते हैं, समय के अनुसार से जिस स्थिति में जो काम हो सके वह कार्य करते हैं, ताकि वह बेरोजगारी या महामारी का सामना न करना पड़े और अपनी वस्तुओं आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकें। इसके कारण मजदूरों को अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। मजदूर औरतें और बच्चे, जैसा कि औद्योगिक क्रांति में महिलाएं और बच्चे भी काम करते थे, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन भी हुआ था। इससे क्या करते थे, पहले जो ग्रामीण में गरीबों के बच्चे हमेशा घर या खेत का तो काम करते थे और साथ ही साथ अपने माता पिता से संबंधित निगरानी भी रहते थे, जिससे तरह तरह के काम किए जाते थे। लेकिन ये काम जो है दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहता था और इसी प्रकार गाँवों में महिलाएं भी खेत का काम करते थे, पशुओं का पालन पोषण करती थी, लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी और अपने घर के जो चरखे चलाकर सूत काटने का भी कार्य करती थी। इस तरीके से वह औद्योगिक क्रांति के बाद उन्हें कारखानों में भी काम करना पड़ा, जो उसकी बिल्कुल अलग किस्म का होता था। वहाँ लगातार कई घंटे तक एक ही तरह के काम, कठोर अनुशासन तथा तरह तरह के दंड भयावश परिस्थितियों पर कराया जाता था। लेकिन ऐसा भी है कि पुरुषों की मजदूरी जो है मामूली होती थी, जिससे वे घर का खर्च नहीं चला सकते थे। इसे पूरा करने के लिए महिलाएं और बच्चे भी काम करना पड़ता था। जैसे ज्यों ज्यों मशीन का इस्तेमाल बढ़ा, वैसे ही काम करने के लिए कुशल मजदूरों की ज़रूरत कम होती गई। इसमें क्या हो गया, उद्योगपति पुरुषों की के बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि महिलाएं और बच्चों को क्या करते थे, वे कम वेतन में काम करते थे। वे जैसे सूती कपड़ों का उद्योग है या बड़ी संख्या में काम पर लगाया जाता है। तो इसके अलावा जैसे रेशम, फीते बनाने, बुनने, उद्योग धंधों आदि जैसे उद्योगों का अधिकतर बच्चों और महिलाओं को नौकरी दी जाती थी, जिससे क्या होते थे, रुई काटने की मशीन तो कुछ इस तरह बनाई गई थी कि उनमें बच्चे अपनी फुर्तीली उंगलियों
और छोटे कद काठी के कारण ही आसानी से काम कर सकते थे। तो इसमें यह बताया गया कि बच्चों को या अक्सर कपड़ा मिलों पर रखा जाता था, क्योंकि वहाँ सटा कर रखी गई जो मशीनें के बीच में छोटे बच्चे आसानी से आ जा सकते थे और बच्चे से कई घंटे तक काम करवाते थे। और यहाँ तक कि उन्हें हर रविवार को मशीन साफ करने के लिए भी काम दिया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि ताज़ी हवा भी नहीं मिलने के कारण कई बार बच्चे को भी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी तो बच्चे काम करते करते इतने थक जाते हैं कि उन्हें नींद की झपकी भी आ जाती है और वे मशीनों पर गिर जाते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। अनेक दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, जिससे इनका प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ता है। मजदूर आंदोलन। प्रारंभ में तो मजदूर नियोजित ढंग से तोड़ फोड़ कर अपना गुस्सा को क्या करते थे, प्रदर्शन करते थे। लेकिन अब इससे परिस्थितियां नहीं सुधरी और वे अधिक संगठित होकर क्या करते थे, अपना विरोध का प्रदर्शन तो करते थे, लेकिन अलग अलग उद्योगों में काम करने वाले जो कामगार हैं, कामगारों ने संगठन बनाए ताकि वे साझे रूप से मालिकों की सौदेबाजी कर सकें। तो इस संगठन में यह होता है कि जैसे बाद में अगर जाकर मजदूर संघ बने तो इस तरीके से बेरोजगारी, बीमारी के समय अपनी मदद के लिए वह सहकारी सहयोग समिति बनाई जा गई है। प्रायः मजदूर उन दिनों फ्रांसीसी क्रांति और जैकोबिन गणतंत्रात्मक विचारों तथा समाजवादी सोच से प्रेरित थे और वे चाहते थे कि सबके लिए आर्थिक, राजनीतिक समानता और लोकतांत्रिक अधिकार की मांग करने लगे। लेकिन सन 1811 और 17 के बीच जब कश्मीर एक करिश्माई व्यक्तित्व वाले जनरल नेड वुड के नेतृत्व में वुडिज्म नामक आंदोलन चलाया गया, जो एक किस्म का यह विरोध प्रदर्शन था और इससे यह मशीनों को तोड़फोड़ करना होता था और बल्कि यह न्यूनतम मजदूरी या नारी या बालक श्रम का नियंत्रण, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए क्या करते थे, काम और कानूनी तौर पर अपनी मांग को पेश करते थे, जिससे मजदूर संघ और ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार की मांग करते थे। सन 1832 के बाद क्रमशः संसद की सदस्यता जो समाज से दूसरे वर्गों के लिए क्या हो गई, यह वर्ग के लिए खोला गया था। लेकिन इसके अलावा सन 1819 के बाद जब धीरे धीरे ऐसे कानून बने जिनमें बाल श्रम को नियंत्रित किया गया और सभी के लिए काम के घंटों को सीमित भी किया था, इस तरीके से मजदूर आंदोलन के अंतर्गत बाल श्रम को रोका गया और साथ ही साथ जो मजदूरों के काम करने के घंटे एक सीमित करने का कारण यह था कि वह समय सीमा के अंतर्गत वह कार्य कर सकें और उस तरीके से उनका न्यूनतम मजदूरी मिल सके। जर्मनी का औद्योगिकरण। जैसे कि ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति ने उद्योग और अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण तो परिवर्तन लाए, लेकिन साथ साथ यूरोप में पहली औद्योगिक क्रांति के रूप में जानी जाती हैं और इसके कारण ब्रिटेन का राजनीतिक आर्थिक वर्चस्व है वह बना रहा। उसी की बराबरी करने के लिए यह यूरोपीय देशों ने क्या किए थे, औद्योगिक क्रांति का रास्ता तो अपनाया, लेकिन अन्य यूरोपीय देशों ने राजनीतिक परिस्थितियों में सन जब 1830 में जब इनके अनुकूल थी तब उन्होंने क्या किया, सन 1870 में यह परिस्थितियां को बदलने लगी और जर्मनी एवं इटली के एकीकरण हुआ, जिससे संवैधानिक राजतंत्र स्थापित तो हुआ, लेकिन फ्रांस के जो लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते थे वह नहीं बन पाया। तो इसमें राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इन लोगों ने या इस देशों में क्या किए, औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र से बढ़ाएं, जिससे इन देशों में एक समस्या यह थी कि एक ऐसा सशक्त पूंजीपति वर्ग का अभाव जिसके पास वह पर्याप्त पूंजी का अनुभव हो और इसके चलते ही ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा करके विकास करना भी क्या हो जाए, कठिन था। तो कपड़ा जैसे उद्योगों में ब्रिटेन का वर्चस्व तोड़ना लगभग असंभव ही था, जिससे फ्रांसीसी क्रांति का संभव जो जर्मन है 300 से अधिक राज्यों में बटा हुआ है और वह सन 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद जब यूरोपीय देशों का पुनर्गठन हुआ तब उन्होंने लगभग 39% से
गरीब राज्य बचे जो शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राज्य प्रसाद था, जो केवल न आर्थिक विकास के लिए प्रयास किया बल्कि जर्मनी की पूरी एकीकरण भी किया था, जिससे वह सन 1834 में प्रशा राज्य का नेतृत्व में एक आर्थिक संघ बना और इस संघ में सभी व्यापारिक रुकावटों को कम किया जा सकता है और मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया जा सके, जिसे प्रशा ने अपने राज्य में कई कदम उठाए थे। जर्मन की जो अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था बोला जाए या फिर सामंतवादी, इस पर नियंत्रण समाप्त हो चुकी थी। इनमें कृषि दासता या अर्ध गुलामी का अंत भी हुआ। भूमि सुधार के साथ साथ यह महत्वपूर्ण कदम यह था कि इसके अंतर्गत जमींदारों को अर्ध गुलाम न रहकर वह किसानों को आज़ादी भी दी गई थी। समय के साथ साथ जब पूंजी की कमी और विकसित देशों की जब प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए जर्मनी के पूंजीपतियों ने कई संस्थागत नवाचार तो किए थे, इसमें विशाल बैंकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। लेकिन संयुक्त व्यापारिक संस्थान बनाना, जिन्हें कार्टेल कहा जाता था, इससे महत्वपूर्ण यह था कि इसमें किसी विशेष उद्योग, सभी उत्पादक कंपनी या आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करके अपने उत्पादकों की कमी को क्या करना चाहते थे, ऊंचा या आगे बढ़ाना चाहते थे, जिससे कार्टेल की सदस्य कंपनी को कुछ आपसी नियम भी स्वीकार करना पड़ा। तब उन्होंने सन 1900 में जर्मन के रंगों का उत्पादन को विश्व में लगभग 90% बाज़ारों पर नियंत्रण तो कर लिया, लेकिन कृत्रिम रसायन उद्योग के प्रभाव में औषधि, फोटोग्राफी सामग्री, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशों और नए किस्म के विस्फोटक आदि की उद्योगों की स्थापना हुई और साथ ही साथ रासायनिक उत्पादन जर्मनी के इंग्लैंड की तुलना 60% अधिक और उत्पादन करने लगा था। तो इस काल में बिजली उत्पादन और इस्पात उद्योगों का भी काम जो है तीव्र गति से विकास हुआ। आइए आगे देखते हैं, जिसमें समाज औद्योगिक क्रांति का सामाजिक प्रभाव था। इसमें यह था जिसमें आजीविका के लिए उद्योग पर निर्भरता, जिसमें औद्योगिक क्रांति की वजह से सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण परिवर्तन तो देखने को मिला, लेकिन साथ ही साथ औद्योगिकरण का यह भी परिणाम हुआ कि लोग कृषि से हटकर शहर कारखानों में काम करने लगे, जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी जैसे उद्योग देश में आज केवल 2 या 3% लोग खेती करते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कारखानों या सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। इससे यह हो रहा है कि जो छोटे किसानों का तो अंत हो गया, लेकिन अब कारखाने में मजदूर भी बन गए, जिससे औद्योगिक शहरों की जनसंख्या में वृद्धि और इस बात की ओर संकेत करती है कि जो अपनी आजीविका के लिए पूरे तौर से वह उद्योग पर निर्भर हो गए हैं। अगला दिया है औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म। औद्योगिकीकरण का एक और प्रभाव यह था जो आर्थिक शक्ति पर पड़ा था। इस तरह से औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म तो हुआ, लेकिन औद्योगिक क्रांति के चलते समय 2 खेमों के वर्गों में बढ़ गया था। एक मजदूर हो गए और दूसरा जिसमें मजदूर जिनके पास श्रम करने के लिए क्षमता तो थी, लेकिन उनके आजीविका के लिए क्या थे, कारखाने में मालिकों को बेचते थे, लेकिन इसके बदले में उन्हें मामूली मजदूरी मिलती थी। दूसरी ओर पूंजीपति और जमींदार थे, जिन्होंने अपने सूझबूझ से उद्योग लगाए और पूंजी लगाकर जोखिम उठाया, मगर उससे मिलने वाला जो सारा लाभ है वह मुख्य रूप से पूंजीपति को ही मिलता है और वे समय के साथ साथ अपनी पूंजी को बढ़ाते गए और मजदूर जो है उन पर निर्भर होते गए। इसका यह प्रभाव हुआ था। अगला है बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था जो एक बुनियादी समस्या तो थी, लेकिन किसी कारखाने के मालिक को यह वास्तव में पता नहीं रहता कि उनका माल बिकेगा या नहीं, तो इसमें क्या होती है, समस्याएं होती हैं। तो अक्सर विभिन्न कारणों के कारण बाजार की जो मंदी है वह आ जाती है। कभी ऐसा भी होता है विभिन्न कारणों के कारण बाजार की जो माल है वह बिकना बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बाजार की ज़रूरत में जो माल है वह समय के अनुसार बिकता है, लेकिन इसका जो
मुनाफा या घाटा जो है वह मालिक को सहना पड़ता है। अगर फ़ायदा होता है तो वो मालिक को ही होता है और घाटा भी होता है तो वो मालिक को होता है। इससे मज़दूरों को उनमें फ़र्क कम पड़ता है। क्या होता है, जैसे उत्पादन है अगर बंद हो जाए तो कामगारों को भी छटनी हो सकती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या हो सकती है, लेकिन इनका अत्यधिक प्रभाव रहता है वह मालिकों को पड़ता है। अगला है लागत कम करने का सतत प्रयास। हर मालिक लागत को कम करने का प्रयास करता है जिससे वह लागत कम हो, और कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे ऐसी मशीन या प्रणाली का उपयोग करें जिसकी मदद से वह कम मज़दूरों से अधिक उत्पादन करवा सकें, या फिर किसी तरह के कच्चे माल को कम कीमत पर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे पुरानी सामान की जगह नया सामान बनाएं, या इस तरीके से कार्य करते हैं जिससे आधुनिक औद्योगिक उत्पादन कि यह एक पहचान हो सके। और इससे सतत तकनीकी परिवर्तन यह होता है कि जो उत्पादन प्रणाली है वह बदलती रहती है। तकनीकी बदलाव और नई मशीनों के आने से क्या होते हैं, मालिकों को बहुत से मज़दूरों की छटनी करनी पड़ सकती है, क्योंकि वह जो काम है मशीनों के माध्यम से होता है। तो मज़दूर क्या हो सकते हैं, बेरोज़गार हो सकते हैं, और वह काम की तलाश में क्या कर सकेंगे, फिर किसी दूसरे जगह जाना पड़ सकता है, पलायन करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से इसमें कम लागत और सतत प्रयास का जो रहता है वह मालिक इसका प्रमुख रूप से उपयोग करते हैं। भारत में जैसे निरुद्योगीकरण और औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो इसमें आप ले सकते हैं सन 1500 से 1750 के बीच, यानी ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण से पहले भारत में कपड़ा उद्योग सहित विभिन्न तरह के उद्योग आगे बढ़े थे, जिसमें भारतीय कारीगर उत्तम गुणवत्ता के कपड़े बुनते थे, जिसकी विश्व भर में बड़ी मांग भी थी। और इसी व्यापार से फ़ायदा उठाने के लिए यूरोप के व्यापारी भारत भी आए थे, और इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए वे क्या किए, भारतीय कारीगर और व्यापारियों ने तेज़ी से उत्पादन को बढ़ा दिया, जिसके कारण इसे व्यापार पर अधिक नियंत्रित करने के लिए वे क्या करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना राज्य को बनाया, और आगे चलते ही वे हमारे देश में उद्योगों का भी प्रभाव पड़ा था। जैसे बुनकरों का क्या होगा, तो यहाँ पे ये ले सकते हैं सन 1760 से जब क्या हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के जब राज्य की स्थापना हुई तो उसके पश्चात भारत में कपड़ा निर्यात में गिरावट आई ही, क्योंकि वह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ साथ वहाँ बढ़ते गया। तो इसका कारण यह था कि जो ब्रिटिश कपड़ा जो उद्योग है अभी विकसित तो नहीं हुआ था, लेकिन यूरोप में ही क्या हो गए थे, महीन भारतीयों के कपड़ों की भारी मांग बढ़ गई थी। इसलिए कंपनी ने भारत से होने वाले कपड़ों के निर्यात को ही फैलाना चाहा। जैसा कि भारत में मैनचेस्टर का आना, तो इसमें यह होता है सन 1772 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुला ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देख सकते थे कि जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई थी तो भारत में कपड़ा निर्यात की गिरावट आने लगी, और लंबे समय तक यह जारी भी तो रहा। लेकिन साथ ही साथ समय के अनुसार 1811 और 12 में कुल निर्यात की जो सूती माल था वह लगभग 33% था, और 1850 से 51 में वह 3% रह गया था। ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा समय क्यों आया था, तो इसका प्रभाव जो है, इंग्लैंड में जब कपड़ा उद्योग विकसित हुआ तब उद्योगपति ने दूसरे देशों से आने जाने वाले आयात से भी क्या करते थे, शिकायत करने लगे, जिससे सरकार पर दबाव डाला और आयातित कपड़े पर आयात शुल्क जो वसूल करें, जिससे मैनचेस्टर को क्या हो, कपड़े जो है बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सकें। और प्रतिस्पर्धा के कारण भी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो दूसरी तरफ क्या चाहते थे वे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस पर दबाव डाला कि ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाज़ारों में बेचें। और 19वीं सदी में जब शुरुआत हुई तब ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादकों के निर्यात अभूतपूर्व वृद्धि तो हुई। इस प्रकार
इस प्रकार वह भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्या आ गई। एक निर्यात पर, जिसमें उनका निर्यात बाजार गिर गया, और दूसरा स्थानीय बाजार भी कम हो गया, जिससे स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर को आयातित इस सामानों का भरमार तो था, लेकिन कम लागत पर मशीनों से बनने वाले यह कपास उत्पादन इतने सस्ते हो गए कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सके। सन 1850 के दशक तक देश में बुनकर इलाके ज़्यादातर यह बेकारी और किस्म से सहना पड़ा। सन 1860 में जब बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हुई तो उनका इच्छा था, कपास नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन अपने कारखाने में क्या चाहते थे, भारत से कपास मंगवाने लगा था।